हेलो, गुड नून, इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बात हरियाणा की। हरियाणा में सरकार बनाने की कवायद तेज, रण अभी शेष है। जम्मू और हरियाणा में सियासी पारा हाई है। उत्तर प्रदेश में फिर सियासी रण की बारी है और सपा ने 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं महाराष्ट्र में पीएम मोदी दहाड़ रहे हैं और कांग्रेस पर लगातार बरसने की कोशिश की जा रही है और इसी बीच सिंहासन का संग्राम जारी है। नेवर अ डल मूवमेंट इन इंडिया, यानी हिंदुस्तान में बोर होने के लिए कोई जगह ही नहीं होती है। देश में एक के बाद एक राज्यों में चुनावी शोर के बीच सियासी माहौल गरमाया हुआ है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न हो गया है। हरियाणा में नायाब सिंह सैनी की अगुवाई में बीजेपी ने सत्ता की हैट्रिक लगा दी है। कांग्रेस का सत्ता का सूख अभी कम से कम 5 सालों तक अब भी बरकरार रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि देश की सियासी हवा ठंडी हो गई है। हरियाणा की जीत ने बीजेपी को फिर से आक्रामक बना दिया है, जिसकी बानगी महाराष्ट्र में नजर आई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कांग्रेस पर मुसलमानों को लेकर गुमराह करने का आरोप लगाया है। तो वहीं अब उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। यानी देश भर में सिंहासन के लिए संग्राम लगातार जारी है। महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक, तो वहीं उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू तक सियासी माहौल लगातार बना हुआ है। हरियाणा में बीजेपी की शानदार जीत के बाद पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा और विपक्ष पर जमकर करारा वार किया है। आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे कांग्रेस हमारे समाज में जाति का जहर फैलाने पर उतर आई है। जो लोग चांदी नहीं, सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी 5 स्टार लाइफ जीते आ रहे हैं, वो गरीब को जाति के नाम पर लड़वाना चाहते हैं। हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज को भूलना नहीं है। ये कांग्रेस है जिसने दलितों, पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किया है। ये कांग्रेस है जिसने उन्हें इतने दशकों तक रोटी, पानी, मकान से वंचित रखा। ये वो लोग हैं जो 100 साल बाद भी सत्ता मिलने पर कभी किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। सच्चाई ये है कि कांग्रेस का परिवार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, इनसे नफरत करता है, उनसे चिढ़ता है। इसलिए आज जब दलित, पिछड़े, आदिवासी शीर्ष स्थान पर जा रहे हैं, तो इनके पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। तो सिंहासन पर संग्राम लगातार जारी है और इसी को लेकर चर्चा करेंगे। अलग अलग संवाददाता हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आंचल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आंचल, आपने देखा किस तरह से चुनावी नतीजों का ऐलान हुआ है और चुनावी नतीजों के ऐलान के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जहां कांग्रेस गठबंधन को जीत मिली है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में इंडिया अलायंस को लेकर काफी चर्चा हो रही है। चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से 6 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। जो कांग्रेस जिन सीटों पर दावा ठोक रही थी, उस पर भी एसपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। तो वहीं संजय सिंह को भी हमने सुना, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस करती है। आने वाले समय में दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अकेले के दम पर लड़ेगी। तो इंडी गठबंधन का गुट लगातार कुनबा जो है वो घटता हुआ नजर आ रहा है हरियाणा के रिजल्ट्स के बाद। बिल्कुल, देखिए उस पे भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए आपको देवेंद्र कादियान से परिचय करा देती हूँ, जो कि पहले भाजपा में ही हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद देखिए हरियाणा जब विधानसभा चुनाव हुआ, निर्दलीय चुनाव लड़े हैं गुन्नौर सीट से। और देखिए मेरे साथ में मौजूद है, चलिए बात कर लेते हैं कि आखिरकार बीजेपी में रहने का सफर, उसके बाद गुन्नौर से जीतने का सफर और बाद में फिर से धर्मेंद्र प्रधान के आप आवास पे मौजूद है, दोबारा भाजपा को समर्थन देने का सफर, बड़ी जल्दी में ये कैसा रहा सफर?
देखिए, जिस आस से, जिस उम्मीद से गन्नौर हलके की जनता ने और वहाँ की 36 बिरादरी ने मुझे लगभग 36,000 वोटों से जिताया है, और मैं समझता हूँ उनको मेरे से बहुत उम्मीदें हैं विकास के लिए, नया गन्नौर बनाने के लिए। और सबकी जानकारी में भारतीय जनता पार्टी फुल मैंडेट के साथ सरकार बनाने जा रही है, तो सरकार के साथ चलकर ही हम अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। आज सवेरे 9 बजे हमने एक महापंचायत अपने क्षेत्र में बुलाई और सबने ये समर्थन दिया कि आप सरकार के साथ जाइए और उनको अपना समर्थन दीजिए ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल की, मैं लंबे समय तक पार्टी में रहा हूँ और पिछले 25-30 दिन की हमारी खट्टी मीठी यादें रही हैं। टिकट कटने के बाद उसको छोड़ दें तो नायब सैनी जी हमारे बड़े भाई हैं, उनके साथ लंबे चौड़े टाइम काम किया है। मनोहर लाल जी हमारे आदरणीय हैं और मैं समझता हूँ मोहन बड़ोली जी मेरे गृह जिले से आते हैं, मेरे पड़ोसी भी हैं, तो हमारा अच्छा तालमेल है और इसी वजह से गन्नौर हल्के की भलाई के लिए और विकास के लिए हमने समर्थन दिया। अच्छा, टिकट कटने की वजह से भाजपा छोड़ी थी? टिकट कटने की वजह से ही भाजपा छोड़ी थी और गन्नौर हल्के की डिमांड पे छोड़ी थी। पिछला चुनाव भी नहीं लड़ पाए थे और अब की बार जनता चाहती थी। लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ भीड़ में जुट गए थे और उन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, इसलिए जनता का दबाव था, आशीर्वाद था और इसलिए हमने चुनाव लड़ा। आज धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात की है, आपने भाजपा को समर्थन दे दिया है, तो क्या चाहते हैं कि आपको कोई विशेष जिम्मेदारी दी जाए मंत्रिमंडल में? देखिए, हमें सिर्फ एक ही चीज़ की उम्मीद है कि हमारे गन्नौर का विकास हो। हमारी ना कोई डिमांड है, ना हमें कुछ चाहिए, सिर्फ हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमें यही उम्मीद है। धर्मेंद्र प्रधान जी से आपने मुलाकात की है, क्या कहा उन्होंने? वो शिष्टाचार मुलाकात थी। हमने उन पे अपना पुष्प भेंट किया है, उनको मिठाई खिलाई है और अपना समर्थन दिया है। तो अब देवेंद्र कादियान जो है क्या करने वाले हैं अगले 5 साल में, क्योंकि अब समर्थन तो भाजपा को दे दिया, निर्दलीय आप विधायक। 5 साल तो बहुत दूर है। मैं पहले 3 महीने में अपने गन्नौर में ऐसी शुरुआत करेंगे कि लोग कहेंगे कि हाँ भी हमारा नया प्रतिनिधि आया है। बहुत अच्छे कार्य हमने शुरू करने हैं और मैं समझता हूँ सरकार के साथ जब हमारा तालमेल रहेगा तो हम और अच्छे कर पाएंगे। अगर मंत्रिमंडल आपको ऑफर किया जाता है, कोई पद आपको ऑफर किया जाता है, तो आप स्वीकार करेंगे? मुझे कोई उम्मीद नहीं है, ना हमें कोई इच्छा है। अच्छा, थैंक यू। तो ये अगर दिया जाए फिर भी? मैं कह रहा हूँ कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, ना मेरी कोई उम्मीद है। हाँ, यानी Thank कि you। सरकार के साथ मिलके काम करेंगे। मिलके काम करेंगे, जो जिम्मेवारी देना चाहे मैं ले लूँगा। चलिए, देवेंद्र कादियान को आप सुन रहे थे, जो कि कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात हुई है उनकी, अपना समर्थन बीजेपी को दे दिया है और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि मुझे ना किसी पद की लालसा है, ना उम्मीद है। हाँ, अगर कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो मैं उसका समर्थन जरूर करूंगा। तो देखिए, इस तरह की जो कह सकते हैं ना कि अभी हरियाणा की राजनीति में बहुत सारे बदलाव यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग से देखिए जो नेता हैं वो अब भाजपा को समर्थन दे रहे हैं, जो कि निर्दलीय विधायक हैं भाजपा के साथ आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी शायद ये लग रहा है कि देखिए सरकार के साथ मिलकर चलेंगे तो शायद देखिए उनको काम करने में आसानी रहेगी। 5 साल अच्छे से देखिए वो सरकार के साथ मिलकर क्षेत्र का विकास कर सकते हैं और यही सरकार के साथ मिलकर जी। काम करने की बात तो ऐसी हो रही है कि उधर जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि दिल्ली के साथ समन्वय बनाना होगा। तो क्या कहा जाए, ये जो जीत हरियाणा की हुई है, क्या ये नेशनल लेवल पर भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल लैंडस्केप और बढ़ाती हुई नजर आ रही है? देखिए, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो भाजपा सेकंड नंबर की पार्टी ज़रूर वहाँ बन गई है, क्योंकि देखिए बैली में हालांकि देखिए थोड़ी दिक्कतें उनको हुई थी, उतना ज़्यादा वो सीटें नहीं निकाल पाई है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जम्मू में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है और यही कारण है कि देखिए अब जो वहाँ पर एनसी की हम बात करें तो एनसी ये चाहती है कि दिल्ली के साथ अगर मिलकर चलेंगे तो तभी विकास कार्य हो सकते हैं। लगातार चर्चा होती नजर आ रही है। शुक्रिया आंचल जानकारी देने के लिए। और अब आपको ये बता दें कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह से मुलाकात की है, जिनकी तीनों की तस्वीरें इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सरकार बनाने की कवायद लगातार तेज हो रही है। निर्दलीय विधायक भाजपा को अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। अगले मुख्यमंत्री को लेकर भाजपा में तो चर्चा हो ही चुकी है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह खड़ा होता है कि हरियाणा में जो भाजपा की जीत हुई है वो कितना बड़ा संदेश दूसरी पार्टियों को केंद्र में और हरियाणा में डबल इंजन की सरकार को कितनी मजबूती के साथ समक्ष रखती हुई नजर आ रही है।
और वहीं हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद विपक्ष के नेता भी लगातार हमलावर हो गए हैं। ओवैसी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि हमें बीजेपी की बी टीम बोलते हैं तो उनको तो हरियाणा का चुनाव जीतना चाहिए था, क्योंकि यहां तो हमने चुनाव नहीं लड़ा है। ओवैसी ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया है, सुनिए। ये हमको जो गाली देते थे लोग कि आपके खड़े रहने से सब बीजेपी का फायदा हो रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं, हम तो थे ही नहीं वहां पर, तो कैसे जीत गई बीजेपी? क्या क्या अनाप शनाप बोलते थे हमारे बारे में, ये टीम वो टीम। अब जब वहां पर बीजेपी जीत गई, जिम्मेदार कौन है इसका? और दूसरी अहम बात यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए था, मगर लगता यह है कि उनके इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से उसका फायदा बीजेपी को हो गया। तो जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के शानदार प्रदर्शन के बाद उमर अब्दुल्ला नए मुख्यमंत्री बनेंगे। अब देखना यह होगा कि वहां पर नई सरकार का गठन आखिर कब होता है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जीत के बाद उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की कोशिश करेंगे। 2019 से पहले हम रियासत थे, वोटरों ने साजिश नाकाम की है, मतदाताओं ने लोकतंत्र के लिए वोट किया है। दिल्ली से तालमेल बेहद जरूरी है, बीजेपी के साथ टकराव रहेगा। उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। यहाँ जमहूरियत को पिछले 8-10 साल से पनपने नहीं दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस को अपनी मेजॉरिटी मिली। वोटरों ने बहुत सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल किया, खासकर उन इलाकों में जहां आज़ाद उम्मीदवारों के ज़रिए और छोटी पार्टियों के ज़रिए वोटों को तकसीम करने की एक साजिश रचाई जा रही थी। जो सीनियर मिनिस्टर हैं उन्होंने बार बार कहा है कि जम्मू कश्मीर में ये 3 कदम लिए जाएंगे, पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। अब डिलिमिटेशन भी हो गया, इलेक्शन भी हो गए, अब स्टेटहुड रह गया है। तो यहाँ हुकूमत बनते ही मैं तो ये उम्मीद करूँगा कि कैबिनेट का पहला फैसला ये होगा कि वो एक रेजोल्यूशन कैबिनेट की तरफ से पास करें कि मरकज़ को अब जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा देना चाहिए, और वो रेजोल्यूशन लेके वज़ीर आज़म साहब को पेश किया जाए। लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर तय होने दीजिए, फिर अलायंस का लीडर तय होगा, फिर राजभवन जाके हुकूमत बनाने का दावा किया जाएगा, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ओथ की तारीख जो है मांगी जाएगी। उसके बाद जो है हुकूमत बनने दीजिए। हुकूमत की क्या प्रायोरिटीज होंगी वो आप हुकूमत से पूछिए ना, अब उनको बनने तो दीजिए। अब लोगों ने बहुत उम्मीदें जताई हैं और उम्मीदों के नतीजे में ही इतनी सीटें आई कोalition को। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों की उम्मीदों के बराबर उतर आएं, जो हमारी कोशिश रहेगी। अब कैसे होगा, हुकूमत बनने दीजिए, फिर हुकूमत को जो है कैबिनेट के जरिए एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, और फिर वो रेजोल्यूशन लेके दिल्ली जाके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बाकी जो ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं उनसे मुलाकात करके जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड की बात करनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला को सुन रहे थे आप, जो जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। रमन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से, सीधा रुख करते हैं रमन का। रमन, क्या लगता है, क्योंकि आपने देखा बयान सुने हैं, इलेक्शन कवरेज की है, लोगों की बातें सुनी है, स्टेटहुड को लेकर प्रमुख नजर आ रहे थे उमर अब्दुल्ला, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली जाकर इसकी बात की जाएगी। लेकिन कई ऐसे इंटरव्यूज हैं जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली के साथ समन्वय बनाना बेहद जरूरी है। तो क्या मायने इसके निकाले जाएं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, उमर अब्दुल्ला एक सीजन पॉलिटिशियन है और उनको ये मालूम है कि अगर जम्मू कश्मीर में सत्ता चलाना है तो वो इतना आसान नहीं होगा। केंद्र से बैर रख वो जम्मू कश्मीर की सत्ता जो है नहीं चला सकते। इसीलिए जैसे ही ये तय हुआ कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर के अंदर मिल गई है, तो अगला मुख्यमंत्री जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ही होंगे। इस बात का ऐलान जो है वो सीधे तौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कर दिया है। हालांकि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि कल उनकी विधायक दल की बैठक होगी, उस बैठक में जो है वो फैसला लिया जाएगा और उसके बाद
जो गठबंधन है कांग्रेस के साथ, गठबंधन के साथी है, उनके साथ बैठक होगी। तो कुल मिलाकर उमर अब्दुल्ला जो है वो एक सॉफ्ट टोन जो है कहीं ना कहीं केंद्र के लिए अब जिस तरीके से उनकी बातों में झलकना शुरू हो गया है, जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री को ऑनरेबल प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर को ऑनरेबल होम मिनिस्टर कहकर जो है वो इस समय संबोधित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप में उनको मालूम है कि जम्मू कश्मीर की सत्ता जो है वो कांटों भरा ताज है। वो आज से नहीं, पिछले 50 सालों से अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में सत्ता चलाना इतना आसान नहीं रहता है। इसलिए केंद्र की मदद, जो केंद्र की सहायता जो है वो हमेशा से रहती है। और फारूक अब्दुल्ला खुद भी कह चुके हैं कि जो भी सरकार इस समय सत्ता में रहेगी, जो भी कभी भी सरकार रहे, तो वो केंद्र सरकार के साथ बैर रखकर यहाँ पर सरकार नहीं चला सकती। तो एक दोस्ताना रवैया जो है वो केंद्र सरकार के साथ रहना चाहिए। इसी चीज को देखते हुए उमर अब्दुल्ला का ये जो बयान है वो सामने नजर आ रहा है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में अब अगली सरकार जो बनेगी उसकी जो प्रमुखताएं होंगी, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले जो है वो स्टेटहुड का मसला, क्योंकि खुद केंद्र सरकार ने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन और उसके बाद स्टेटहुड। तो अब डिलिमिटेशन भी जम्मू कश्मीर में हो चुका है, इलेक्शन भी हो चुके हैं और अब स्टेटहुड का बारी है। तो उन्होंने कहा है कि जैसे ही पहली कैबिनेट होगी तो पहली कैबिनेट में ही एक रेजोल्यूशन जो है यूनानिमसली पास किया जाएगा, की जाएगी। रमन सैनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी बहुमत हासिल नहीं कर पाई है जम्मू कश्मीर में। नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुमत पाकर सरकार बना रही है और इसी को लेकर हमारे संवाददाता रमन सैनी ने जम्मू कश्मीर चुनावी प्रभारी राम माधव से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर विधानसभा के प्रभारी राम माधव जी मौजूद हैं। राम माधव जी, जो मैंडेट मिला है भारतीय जनता पार्टी को और वैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस, किस तरीके से आप देखते हैं? सबसे महत्वपूर्ण मैंडेट रहा है, सबसे बड़ा मैंडेट रहा है। हम जम्मू कश्मीर की जनता को और विशेषकर जम्मू की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा आभार व्यक्त करते हैं कि इतना बड़ा जीत हमको दिए है। और पूरे राज्य में भले ही नंबर ऑफ सीट्स में हम सेकंड नंबर पर हो, पर नंबर ऑफ वोट्स में हम एनसी से काफ़ी आगे, 3 परसेंटेज पॉइंट्स हम आगे आज है। इतना बड़ा जीत हमको जम्मू की जनता ने दिया है, हम इससे प्रसन्न है। और जो मैंडेट आया नंबर्स के रूप में, उस मैंडेट का हम सम्मान करेंगे। सर, कांग्रेस का जो सुपड़ा साफ हुआ है पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू में तो पूरी तरीके से साफ हो गई, किस तरीके से देखेंगे उसे? कांग्रेस पार्टी उधर हरियाणा में उनका पूरा सफाया हो गया और जम्मू में भी जम्मू की जनता ने कांग्रेस पार्टी को, और वो कांग्रेस पार्टी जिसके पूछ पकड़कर यहाँ राजनीति करना चाहती है वो एनसी को, दोनों को पूर्ण रूप से जम्मू ने रिजेक्ट किया है। आज जो राज्य में सरकार बनाने का कवायद कर रहे हैं एनसी वगैरह, उनको हमारी शुभकामनाएं हैं, पर उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस राज्य का एक जो हम हिस्सा है जम्मू ने उस एनसी को और उनके पीठ पर सवार होकर जो राजनीति कर रही थी वो कांग्रेस को पूर्ण रूप से रिजेक्ट किया है। रीजनल एस्पिरेशन जो है, जिस तरीके से पीडीपी के साथ आपने जब गठबंधन किया था तो जम्मू में आपको मैंडेट मिला था, पीडीपी को कश्मीर में। इस बार अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती है तो जम्मू नेग्लेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। जम्मू का प्रतिनिधित्व उनके पास नहीं है, इस बात को एनसी को हमेशा याद रखना चाहिए। कांग्रेस जम्मू का प्रतिनिधि नहीं है, कांग्रेस को जम्मू में पूरा रिजेक्शन हो गया, 1 सीट केवल मिला है। हालांकि उन्होंने 30 सीट्स लड़ा, लगभग केवल 1 सीट मिला है। और इसलिए जम्मू का प्रतिनिधित्व अकेला भाजपा करती है और भाजपा जम्मू के इंटरेस्ट और जम्मू की आवाज को आने वाले समय में सदन के अंदर और बाहर पूरे जोर शोर से उठाएगी। क्या आप किसी तरीके से सरकार बनाने की रेस में हैं अभी? इस समय जो मैंडेट आया है वो मैंडेट एनसी कांग्रेस के पक्ष में है, उस मैंडेट का हम सम्मान करते हैं। आगे क्या होगा वो सरकार विपक्ष में बनाएंगे, विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे आप? वो सरकार बनने दीजिए, फिर स्वाभाविक ही अगर सरकार दूसरे लोग बनाते हैं तो हमारा जो रोल होगा वो होगा। धारा 370 को लेकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार कह रही है कि वो उनकी सरकार आएगी तो एक रेजोल्यूशन जो है वो विधानसभा में पहले ही सत्र में जो लाया जाएगा, अब उसे हटाने की मांग जो है वो की जा रही है। ऐसा कोई प्रयास एनसी करती है तो उसका भरपूर विरोध होगा, बीजेपी की तरफ से तो होगा ही, और पर हम सदन के अंदर और दलों को भी साथ लेकर उस प्रकार के प्रयास को विफल करेंगे और पूरा राज्य, पूरा देश उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, इतना ध्यान रखें। तो राम माधव जी साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर मैंडेट मिला है वो इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पक्ष में है, उनके नंबर्स पूरे हैं, उनको सरकार बनाने दीजिए, हम आगे अपना कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो तय करेंगे। लेकिन धारा 370 को लेकर अगर कोई बात उठती है, छेड़छाड़ होती है तो
जिसका न केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायक बल्कि पूरा देश विरोध करेगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू। बीजेपी में जश्न का माहौल है। इस दौरान मोहन कौशिक ने खुशी भी जाहिर की है और हमारी संवाददाता आंचल यादव ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन कौशिक से खास बातचीत की है। खास बातचीत में मोहन कौशिक ने कहा कि नायब सैनी ही होंगे हरियाणा के सीएम। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारे साथ में हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी हैं, बात कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत बधाई आपको जीत की कि आपने एक बड़ी जीत दर्ज की है। ये आपको भी बधाई और आपके चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। और ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है। ये हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी के सभी समाजों की जीत है और ये हरियाणा प्रदेश की जनता की जीत है। ये हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है और ये हरियाणा की जनता ने जो एक ऐतिहासिक निर्णय, तीसरी बार भाजपा की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी है, मैं सभी को बधाई देता हूँ। कई जगह तो जलेबी बन गई थी, जलेबी बट भी गई थी और उसके बाद पता लगता है कि देखिए जो रुझान आए थे वो पूरी तरीके से बदल गए, खुशियां मायूसी में बदल गई। ये कुछ लोगों ने अपना अति उत्साह में आकर जिस प्रकार का झूठा प्रदर्शन करने का प्रयास किया था, हरियाणा की जनता ने उसका जवाब दिया। अब अगर हम बात करें तो आगे क्या कुछ आप लोगों के टारगेट रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने आप लोगों की जीत पर भी सवाल खड़े किए हैं। ये कांग्रेस के सवाल तो हरियाणा की जनता ने भी नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, हम उस संकल्प पत्र पर हमारी सरकार काम करेगी। सीएम कौन रहेंगे अब? सीएम हमारे नायब सिंह सैनी, जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला कर रखा है और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, वही सीएम बनेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, आप यहाँ हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ में आंचल यादव, इंडिया डेली, दिल्ली। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि हरियाणा में बीजेपी की जीत और कांग्रेस के हार के 5 फैक्टर आखिर क्या रहे हैं, बीजेपी की जीत क्यों हुई है। इस फैक्टर को सबसे पहले समझिएगा कि बीजेपी की जीत का क्या रीजन रहा है। पहला रीजन ये है कि ग्रामीण इलाकों पर ज्यादा बीजेपी ने फोकस किया है। ये बीजेपी का सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस में से एक रीजन माना जा रहा है। और वहीं गैर जाट दलितों को पार्टी ने साधने की कोशिश की है। जितने भी जो गैर जाट वोटर्स थे, गैर दलित थे, उनको भी पार्टी ने साधा है। ग्रामीण इलाकों पर फोकस किया है, गैर जाट दलितों को पार्टी ने साधने की कोशिश की है। साथ ही आपको ये बता दें कि जो सीएम बदलने का फॉर्मूला रहा, मनोहर लाल खट्टर की जगह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया लास्ट के दिनों में, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत हिट साबित रहा। जिस तरह से आंकड़े हरियाणा में सामने आए हैं, कल्याणकारी योजनाओं का भी असर साफ तौर पर देखने को मिला है। गैर जाट किसान इस बार बीजेपी के साथ नजर आए हैं। तो ये वो 5 फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए फिट माने जा रहे हैं कि आखिर बीजेपी ने इस बार हरियाणा में इतना अच्छा प्रदर्शन कैसे किया है। इन फैक्टर्स को समझिए और सोचिए कि यही वजह रही है। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस की हार के क्या फैक्टर्स रहे हैं हरियाणा के अंदर। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है कि पार्टी के अंदर ही हावी गुटबाजी थी। आपने देखा होगा हुड्डा और शैलजा के बीच में कैसी गुटबाजी थी। 2 अलग अलग गुट नजर आ रहे थे। प्रत्याशियों का आरोप प्रत्यारोप जारी था। रैली में बड़े नेता नहीं पहुंच रहे थे, उनको मनाने की लगातार कोशिश की जा रही थी। पार्टी नेताओं में अति उत्साह था। क्या ओवर कॉन्फिडेंस था? बिल्कुल था। और यही कहीं ना कहीं बड़ी वजह बनी है कांग्रेस की हार की। जाटों पर ज्यादा निर्भर हो गई थी कांग्रेस पार्टी। उम्मीदवारों के चयन में भी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं चूक गई थी और गैर जाट दलित ने कांग्रेस पार्टी से दूरी बना ली थी। जो कांग्रेस को लग रहा था कि वो उनके वोटर्स हो सकते हैं, पर ऐसा टर्नआउट नहीं हुआ। और यही वो 5 वजह है जो कांग्रेस की हार की वजह लगातार बताया जा रहा है। बीजेपी क्यों जीती है वो फैक्टर्स हमने आपको बताए। हरियाणा में कांग्रेस का क्यों ये आंकड़ा रहा है, क्यों चूक गई है कांग्रेस, वो भी फैक्टर्स हमने आपको बताए हैं। अब समझिएगा कि हरियाणा में वोट शेयर क्या रहा है। 2024 की अगर बात की जाए तो इस बार के जो चुनावी नतीजे सामने आए हैं उसमें वोट शेयर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। बात अगर बीजेपी की जाए तो बीजेपी का 39.90% वोट शेयर रहा है। कांग्रेस का भी लगभग सेम ही रहा है, 39.09% वोट शेयर रहा है। आम आदमी पार्टी का वहां खाता नहीं खोल पाया है। लेकिन वोट शेयर की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने भी कई सीटों पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 1.76% रहा है। INLD का वोट शेयर 4.32% रहा है।
बीएसपी का मात्र 1.70% रहा है। बाकी की बात की जाए, निर्दलियों की बात की जाए, 2 निर्दलीय भी भाजपा के साथ अब शामिल हो गए हैं, उनका वोट शेयर रहा 11.6%। ये वोट शेयर से आप समझ गए होंगे कि किसको कितना क्या मिला है। अब आप समझिए कि 2019 का जिक्र किया जाता है। जो हमने अभी आपको आंकड़े दिखाए वो 2024 के थे। ये जो आप स्क्रीन पर आंकड़े देख रहे हैं ये 2019 के रहे हैं। बीजेपी को 40 सीटें मिली थी और वोट पर शेयर रहा था 36.49%। कांग्रेस को 2019 में 31 सीटें मिली थी, वोट शेयर 28.08% रहा था, यानी कि कांग्रेस का वोट शेयर भी बढ़ा है, कांग्रेस की सीटें भी बढ़ी हैं। बीजेपी का वोट शेयर जो है उतना नहीं बढ़ पाया है, 2-3% लमसम बढ़ा है, सीटें डेफिनेटली बढ़ी हैं। और आईएनएलडी की बात करें, 1 सीट मिली थी, 2.44 वोट परसेंटेज था। जेजेपी को तब 10 सीटें मिली थी जिसका वोट परसेंटेज 14.8% था। यह आपने देखा कि 2019 के क्या कुछ हरियाणा में सीटें रही थी, 2019 में क्या कुछ हरियाणा में वोट शेयर रहा था। अब आपको लेकर चलते हैं 2014 में, यानी कि ठीक 10 साल पहले हरियाणा का सियासी संग्राम क्या कह रहा था। बीजेपी की बात की जाए 47 सीटें मिली थी और तभी आप देखिए ये तीसरी बार जो है भाजपा वहां पर सरकार हैट्रिक मारती हुई नजर आ रही है। 2014 में 47 सीटें, 33.20 वोट परसेंटेज रहा था। कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 15 सीटें मिली थी, वोट परसेंटेज 20.58% रहा था। आईएनएलडी की बात की जाए तो तब 19 सीटें आईएनएलडी को मिली थी, वोट परसेंटेज 24.11% रहा था। 14, 19, 24 का क्या आंकड़े थे और किस पार्टी को कितना वोट शेयर था, ये समझने की जरूरत थी, जो हमने आपको आंकड़ों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए समझाए हैं। हरियाणा क्यों हो रही थी, अब चलिए आपको बताते हैं। कांग्रेस अपनी जीत को लेकर काफी उत्साहित थी। तमाम एग्जिट पोल ने भी कांग्रेस की ही जीत हरियाणा में दिखाई थी। अनुमान यह लगाया जा रहा था, लेकिन नतीजों ने एक बार फिर से तस्वीर पलट दी है। नायब सिंह सैनी ने अपनी पार्टी को नायाब तोहफा दिया है। बीजेपी की जीत की क्या क्या बड़ी वजह रही है, अब आप इनको भी समझिए। क्या वो फैक्टर्स रहे हैं जो भाजपा को 10 फैक्टर आपको बता रहे हैं। एंटी जात वोटों का ध्रुवीकरण की नीति रही है। पंजाबी हिंदू, ओबीसी और ब्राह्मण पर पार्टी ने अपना दांव खेला है। ब्राह्मण अध्यक्ष और ओबीसी सीएम बनाया है। एंड मोमेंट पर सीएम बदला है। खट्टर को केंद्र में जगह दे दी गई थी। किसान पहलवान आंदोलन का एंटी असर क्या देखने को मिला, क्या नहीं देखने को मिला, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस पर आरोप लगा रही थी, लेकिन उतना देखने को नहीं मिला था। लगातार आंदोलन से दूसरा वर्ग चिढ़ गया था, क्योंकि ये आंदोलन लंबे समय से चलता आ रहा था। जो बाकी के वोटर्स से वो कहीं ना कहीं इससे डेफिनेटली इन्फ्लुएंस होते नजर आ रहे थे। दूसरे किसान और जो व्यापारी थे वो इस आंदोलन से नाखुश थे, क्योंकि कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था तमाम किसान व्यापारियों को इस आंदोलन के जरिए, जो बाकी थे, जो आंदोलन में जुड़े नहीं हुए थे। सैनी को सीएम बनाने से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, जो 10 साल से वहां पर भाजपा की सरकार थी, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल खत्म हो जाती है और इसका एडवांटेज भाजपा को साफ तौर पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। सीधे जनता के फायदे वाली नीतियां भाजपा ने हरियाणा में बनाई है। ओबीसी वोटों का ध्रुवीकरण करने में भाजपा सफल भी रही है। और आपको यह भी बता दें कि मिर्चपुर गोहाना कांड से दलितों को साधने की कोशिश भाजपा ने हरियाणा में की है, क्योंकि एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही थी, किसान जवान पहलवान। उस नैरेटिव को भाजपा ने बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। वो नैरेटिव चुनावों में कहीं नहीं चला है। एग्जिट पोल भी ये दिखा रहे थे कि इस बार कांग्रेस की वहां पर सरकार बनने वाली है, लेकिन उन तमाम एग्जिट पोल्स को खारिज करते हुए जब एग्जैक्ट पोल सामने आए तो हरियाणा में बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बन रही है। क्या फैक्टर्स रहे हैं, क्या रीजंस रहे हैं, ये भी हमने आपको बताए हैं। बीजेपी के चुनावी संकल्प पत्र और कल्याणकारी योजनाओं ने चुनाव में बहुत बड़ा असर डाला है। अब आइए आपको दिखाते हैं कि बीजेपी ने आखिर क्या-क्या वादे किए थे, बीजेपी के संकल्प पत्र का कितना असर रहा है, क्योंकि अपने मैनिफेस्टो को बीजेपी जो है संकल्प पत्र कहती है। क्या असर रहा है, क्या वादे थे, इनको भी समझिएगा। लाडो लक्ष्मी योजना 2100 रुपए महीना दिया जाएगा महिलाओं को। ये बहुत बड़ा एडवांटेज रहा है और कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज भाजपा को मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। 10 अति आधुनिक इंडस्ट्रियल सिटी का वादा किया गया है। साथ ही साथ चिरायु आयुष्मान 10 लाख तक का मुफ्त इलाज कराने की भी बात इसमें रखी गई थी। 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद जारी रखेंगे, क्योंकि किसानों को भी तो इसमें साधा गया था। 2 लाख को बिना पर्ची खर्ची सरकारी नौकरी मिलेगी।
शहर ग्रामीण इलाकों में 5 लाख आवास बनाए जाएंगे। हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी का भी वादा किया गया है, क्योंकि स्पोर्ट्स स्टेट भी कहा जाता है हरियाणा को। फ्री राशन और बीपीएल परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। बिलो पॉवर्टी लाइन के जो परिवार होते हैं उनको सिलेंडर का कॉस्ट 500 दिया जाएगा। अव्वल ग्रामीण छात्राओं को स्कूटर का भी वादा किया गया है। साथ ही आपको बता दें, अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की गारंटी बीजेपी के बहुत बड़े फेवर में गई है, क्योंकि अग्निवीर को लेकर आपने इससे पहले लोकसभा चुनाव में देखा था कि एक सहमति नहीं बन पाई थी, लेकिन जब अमित शाह का यह बयान सामने आया था कि अग्निवीरों को लेकर सरकारी नौकरी मिलेगी, इस गारंटी को माना गया। देखिए, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो ये कर नहीं सकते, वो ये नहीं कर सकते। ये हक है हुकूमत का, जो हुकूमत आएगी वो नॉमिनेट करती है। अगर ने किया तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमें कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारी इस प्ली को सुनेंगे और हमें इंसाफ देंगे। सर, लोगों ने भारी मतदान देके नेशनल कॉन्फ्रेंस पे अपना एतमाद किया है, तो देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने हमें बहुमत दी है, मगर साथ साथ हमारी जिम्मेवारियां भी बहुत बढ़ गई हैं। इस रियासत को उस मुश्किल से निकालना आसान नहीं है। यहाँ बेरोज़गारी है, बदहाली है। मैं जम्मू के बारे में आपको बताऊं, मैं गया था जहाँ इनने बड़ी बहुमत से इनको वोट दिया है, मगर जम्मू की सड़कें देखिए आप, उस शहर की कहीं बत्ती नहीं जल रही थी। ये हाल है जम्मू का। जम्मू तो इनके, जिस तरह कायद-ए-आज़म कहते थे ना, कश्मीर मेरी जेब में है, बीजेपी ये समझती है कि जम्मू हमारी जेब में है। अल्लाह करे कि जम्मू के लोग ये समझ जाएं कि अगर उनकी जेब में आपने रहना है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे, आप कभी तरक्की नहीं करोगे। नफरत से निकलो और मोहब्बत की रस्सी को पकड़ो, तब हम लोग सब इकट्ठे इस रियासत को बचा सकते हैं। तो क्या उमर साहब भी अभी सीएम बनेंगे? जनाब, मैं तो चाहूँगा कि वो बने। फाइनल फैसला जब पार्टी की मीटिंग हुई वो होगा। Why not? We've always reached the people of Jammu when they have not given us votes. We've had ministers who lost from Jammu. We've never ignored Jammu. Jammu has ignored us. But we will show them that we are not going to ignore Jammu. Jammu is as dear to us as Kashmir is. सर, सरकार चलाना कितना मुश्किल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एलजी भी है और सेंटर के साथ भी कन्फ्रंट। एलजी चला जाएगा, स्टेटहुड आएगा, नया गवर्नर मुझे उम्मीद है वो हमारे साथ मोहब्बत से और काम करेगा, क्योंकि हम हिंदुस्तान का एक हिस्सा हैं, हम हिंदुस्तान का ताज हैं, मुकुट हैं। अगर मुकुट खराब हो गया तो हिंदुस्तान कैसे चमकेगा? इससे हम सबको इस ताज को ऊपर उठाना है, इससे मोहब्बत करनी है और नफ़रत को डुबाना है और मोहब्बत को आगे ले जाके सारे हिंदुस्तान में एक सूरज चमकाना है, जिससे कि नफ़रतों का राज जो है ख़त्म हो और मोहब्बत का राज बढ़े। शपथ ग्रहण की तारीख क्या रहने वाली है फारूक? अभी तक जनाब, क्योंकि पार्टी मीटिंग नहीं हुई है। और तो सुना आपने फारूक अब्दुल्ला को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि स्टेटहुड की बात की जाएगी, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो एलजी वहां पर है वो जाएंगे और नए गवर्नर आएंगे। उनसे जब पूछा गया कि उमर जी जो है वो नए मुख्यमंत्री होंगे क्या जम्मू कश्मीर के, तो उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद हो सकता है कि उनके नाम का ऐलान कर दिया जाए। यानी कि पोटेंशियल सीएम इस वक्त जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला ही नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि आने वाले 2 से 3 महीनों में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सियासत गर्म हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर भी इसी को लेकर निशाना साधा है। महाराष्ट्र की जनता से वर्चुअली संवाद करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कांग्रेस मुसलमानों को गुमराह करती है, उन्हें धोखे में रखती है। 2 से 3 महीने में महाराष्ट्र, झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले पीएम मोदी का इस संवाद। लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था।
लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। उन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। खाए की भावना का दमन कर रही है, सनातन परंपरा का दमन कर रही है। जिस कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश पर राज किया, वो सत्ता में वापसी के लिए इतनी बेचैन है कि हर रोज नफरत की राजनीति कर रही है। कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी के नेता भी बेबस हैं, असहाय है कि उनकी इस पार्टी की क्या स्थिति हो गई है। कांग्रेस की ये स्थिति होने वाली है। कांग्रेस नफरत फैलाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है। ये गांधी जी ने आजादी के बाद ही समझ लिया था। अभिषेक हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं, सीधा अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, पीएम मोदी का संवाद था वर्चुअली और कांग्रेस को भी साधने की यहां पर पूरी तरह से कोशिश की गई है और कहा है कि पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया है और जोर भी डाला है कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों को गुमराह करती है। आने वाले 2 से 3 महीनों में महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं। शिवसेना भी अपने सामना में ये लिखती हुई नजर आ रही है कि हरियाणा में जो हार हुई है कांग्रेस को उससे सबक लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए, साफ है कि अगले से 2-3 महीनों में या यूं कहे कि अगले 1.5-2 महीने महाराष्ट्र के लिए काफी राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज होंगी और तमाम बड़े बड़े वायदे किए जाएंगे, तमाम बड़ी बड़ी रैलियां होंगी। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम ऐसी परियोजनाओं का महाराष्ट्र को लेकर, मुंबई को लेकर लगातार उद्घाटन करते चले दिखा। पिछले 1 महीने की बात कर देखिए, कई बार वह महाराष्ट्र आ भी चुके हैं और आज चूंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नागपुर में जो एयरपोर्ट है, उसके अलावा शिरडी में है, कई जगहों पर एयरपोर्ट का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात को लेकर उसको उद्घाटन किया गया, बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है, कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। तो मतलब साफ है कि ये दिखाना चाहते हैं बीजेपी सरकार और मोदी देश के प्रधानमंत्री की देश में तो विकास हो ही रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में भी तेजी से विकास हो रहा है। और विकास एक चाहिए तो बीजेपी को, और जो बीजेपी के साथ में तमाम जो एलाई पार्टियां हैं वह अगर सरकार बना पाती है तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र का, मुंबई का और अच्छे विकास होगा। और ये बात सही कहा आपने कि सामना में जिस तरीके से जो लेख छपा है कांग्रेस को लेकर, तो यह साफ है कि जिस तरीके से कांग्रेस आज महाराष्ट्र में अपने आप को समझ रही थी कि नंबर 1 पार्टी, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन के बाद से कांग्रेस का जोश जो हाई देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि उसकी अधिक सीटें और आ सकती हैं। तो कहीं न कहीं जो सीट बार्गेनिंग जो लगातार अभी चल रही है महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र में, शरद पवार की पार्टी, कांग्रेस की पार्टी, उसके अलावा यहां पर तीनों पार्टियों की जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी का, इन तीनों पार्टियों में जो सीट बार्गेनिंग को लेकर लगातार अभी भी मत्थापच्ची चल रही है, आज भी मीटिंग के बीच में चल रही है। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस की जो वहां पर हार हुई है हरियाणा में, उसकी वजह से जरूर महाराष्ट्र में भी उसका असर बिल्कुल दिखाई पड़ेगा। क्योंकि महाराष्ट्र में कम से कम सीटों को लेकर, क्योंकि सीटें इसलिए बता रहा हूं मैं कि आपस में जो महाविकास आघाड़ी है उसमें शिवसेना चाह रही है उसको अधिक सीटें मिले, शरद पवार चाह रहे हैं उसको अधिक सीटें मिले, कांग्रेस चाह रही है अधिक सीटें मिले। जो फार्मूला लगभग तय हुआ है, जो इंडिया दिल्ली के पास सूत्रों द्वारा हमारे पास आया है, करीबन 100 सीटों पर लड़ना चाहती है कांग्रेस, 100 सीटों पर लड़ना चाहते हैं उद्धव ठाकरे और करीबन 84 सीटों पर लड़ना चाहते हैं शरद पवार। तो इस तरीके से महाराष्ट्र 288 सीटों का चुनाव होने वाला है। इसमें इस तरीके से चुनाव अभिषेक, क्या सीट शेयरिंग को लेकर कोई सहमति बन पाई है? आपके सोर्सेज से आपको क्या न्यूज मिल पा रही है? क्योंकि अलायंस को जो झटका देखने को मिला है, आप देखिए इंडी गठबंधन की अगर अलायंस की बात की जाए, हालांकि हरियाणा में तो कांग्रेस ने कोई अलायंस आम आदमी पार्टी से किया नहीं, दिल्ली में भी ये स्टेटमेंट आ गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली अकेले के दम पर अपना चुनावी मैदान में उतरेगी। क्या ये जो महाविकास आघाड़ी का गठबंधन है, ये आने वाले समय में महाराष्ट्र में चुनाव से पहले तक क्या कायम रह पाएगा? क्या ऐसी स्थिति इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है या वो भी कहीं ना कहीं डगमगा रही है? देखिए, चूंकि सारा दालो मदार टिका हुआ था जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव को लेकर, बिल्कुल देखिए लग रहा था कि हरियाणा में जो कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, ऐसा हर किसी को विश्वास था, इन्हें लग रहा था महाराष्ट्र में या कांग्रेस को, तो वहां ऐसा हो नहीं पाया। तो बिल्कुल देखिए एक बड़ा डेंट लगा है, कांग्रेस को डेंट लगा है, महाराष्ट्र के लिए लगा है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। तो महाराष्ट्र में जो बार्गेनिंग पावर थी कह सकते हैं कांग्रेस की, वो बिल्कुल कम हुई है। जो मैं बता रहा था आपको, देखिए जो सीट की बात आप कर रही थी, जो 288 सीटें महाराष्ट्र में है, 288 सीटों में से 100 सीटें कांग्रेस लड़ने की बात
बात हो रही है कि कांग्रेस दी जा सकती है 100 सीटें दी जाती कि उद्धव ठाकरे को, शिवसेना वाली जो उद्धव ठाकरे की है, उसके अलावा करीबन 84 से 85 सीटें लड़ेंगे शरद पवार, और करीबन जो उनके इलाही दल और है, जो कि जो घटक दल जो के और है, वह 3-4 सीटों चुनाव लड़ने वाले हैं। तो इस 288 सीटों का फार्मूला लगभग तय हो चुका है। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कि उद्धव ठाकरे का स्थिति मजबूत है, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर शरद पवार मजबूत है, कुछ सीटें ऐसी मजबूत है जहां पर कांग्रेस मजबूत है। अगर हम विदर्भ की बात करें, विदर्भ में अकेले कांग्रेस काफी मजबूत मानी जाती रही, लेकिन पिछले 10 सालों से बात करें तो वहां पे बीजेपी ने अपना खाता अच्छा खोला था, बीजेपी मजबूत हुई है। क्योंकि अभिषेक देखिए, जो भी चुनाव महाराष्ट्र में होते हैं, जो भी नतीजे सामने आते हैं, वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और शिंदे को एक मैसेज कन्वे करने की जनता ने क्या चाहा और क्या परिवर्तन महाराष्ट्र में देखने को मिला था, ये कोशिश तो करेगा ही करेगा। उधर अगर शिंदे गुट की बात की जाए, देवेंद्र फडणवीस की बात की जाए, अजीत पवार की बात की जाए, क्या तैयारियां चल रही है, क्या स्ट्रैटेजी के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्योंकि हालात अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जहां पर अजीत पवार की बात करें, अजीत पवार भी लगातार अपने राग अलग अलाप रहे थे, दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि वह पिछले जब से उप मुख्यमंत्री बने हैं, लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार जन सम्मान यात्रा पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर निकाल रहे हैं। सब जगह वह कह रहे हैं कि वह उन्हें वोट दो। तो कहीं एक बात लगातार चलती रही कि अजीत पवार क्या विधानसभा में अलग हो जाएंगे क्या, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश से बदला है, जो हरियाणा का जो रिजल्ट आया है, उससे जाहिर सी बात है जो अजीत पवार की बार्गेनिंग पावर है वह जरूर कम होगी और अजीत पवार को कहीं कुछ सीटों में संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि वह चाह रहे हैं कि उनको कम से कम 70-80 सीटें मिले। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना जो शिंदे की है और अजीत पवार की, अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी करीबन 160-165 चुनाव लड़ना चाहती है, करीबन 160 सीटों पर लड़ेगी। तो उसका टारगेट है 125 सीटों पर महाराष्ट्र में जीतकर बीजेपी अकेले अपने दम पर सबसे बड़ी पार्टी बने, ऐसा बीजेपी का टारगेट है। क्योंकि आपको पता 2019 की बात करें तो 105 सीट जीतकर बीजेपी नंबर 1 पार्टी अभी भी बनी हुई है। तो वह चाहती है उसका आंकड़ा और बने। यही कारण है कि अमित शाह से लेकर कई बार मुंबई और महाराष्ट्र दौरे पर आए, उन्होंने बड़ा एक लोगों के लिए फिगर दिया हुआ है, टारगेट दिया नेताओं को कि इस तरीके चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं अगर शिंदे की बात करें, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, वो चाह रहे हैं कि 100 सीटों पर चुनाव लड़े महाराष्ट्र में, ताकि अधिक संख्या में आए। लेकिन अब वो कितना कारगर होगा वो देखना होगा। बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा अभिषेक, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में भी अगर किसी स्टेट में सबसे ज्यादा उठापटक देखने को मिली है तो 2019 के बाद से देखा जाए तो महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा देखने को मिली है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या सीट शेयरिंग को लेकर जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है उस पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही है। शुक्रिया अभिषेक जानकारी देने के लिए। इसी बीच आपको बता दें कि खबरें लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।